हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का अभी फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके ऑलमोस्ट 14 पार्ट्स मैं कवर करा चुका हूं। इस पार्ट में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बारी बारी से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस को हम बात करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम देखेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किस बेसिस पर काम करता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और इसी के साथ हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। और आने वाले सारे पार्ट्स के अंदर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं, किस तरीके से हम किलोवाट आवर को यूज करते हैं अपने घरों में, या इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज इसके अंदर आती है कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में तीन तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 इज केमिकल इफेक्ट एंड नंबर 3 इज मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, यहाँ पर हम तीनों इफेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में केवल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए आपका पूरा सेपरेट चैप्टर है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में। केमिकल इफेक्ट्स हमारे सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का नाम आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, किस तरीके से ये हीटिंग इफेक्ट काम करता है। तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए एक छोटी सी चीज है कि आप इसको किसी भी एक कंडक्टर को हम ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं किसी भी एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं इसका एक सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ। किसी बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं बैटरी से इसे कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा तभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट था वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली इधर उधर मोशन करने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे करंट इसके अंदर फ्लो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक यूनि डायरेक्शन में सेटअप करेंगे और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। तो जैसे जैसे इसके अंदर करंट जाता जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कॉलिजन करते रहेंगे और कॉलिजन करने से वहां पर एक हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही उस मेटेलिक वायर में या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी करने के लिए आपको करना क्या है कि आप एक नाइक्रोम का वायर ले लीजिए। नाइक्रोम का वायर अप टू 10 सेंटीमीटर की लेंथ का हम एक वायर ले लेते हैं और उसको दो नेल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दो नेल्स के साथ बांध देते हैं, यानी कि मैं कील की बात कर रहा हूं। और नेल से बांधने के बाद उसको एक सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसका एक इलेक्ट्रिकल पाथ बनाते हैं, जिसमें कि हम स्विच का भी यूज करेंगे और एक बैटरी या सेल का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक्टिविटी के लिए एक सेटअप अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि उस नाइक्रोम के वायर में जो कि हम नेल्स के साथ कनेक्ट करके इसको सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। तो देखिए, सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक नाइक्रोम का वायर, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये नाइक्रोम का वायर है। दो नेल्स मैंने लिए हैं। इन दोनों नेल्स को एक गत्ते के ऊपर उल्टा हमने इसको ज्वाइन कर लिया है ताकि हम इस नाइक्रोम के वायर को इन नेल्स के थ्रू बांध सकें। जब ये नेल्स इस नाइक्रोम के वायर से कनेक्टेड होंगी तो इसको हम एक पाथ से कनेक्ट करेंगे। किससे, सर्किट के करंट से, मतलब कि सर्किट से जोड़ेंगे हम इसको, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हो। यानी कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सर्किट को बनाने के लिए हमें एक ऐसा कनेक्टिंग वायर चाहिए होता है जिसका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये आपका एक कनेक्टिंग वायर है जिसके थ्रू हमने दोनों नेल्स को कनेक्ट किया है एक सेल के साथ, और यहां पर हमने यूज की हुई है एक स्विच को। तो अभी क्या है, देखिए स्विच जो है अभी वो ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे स्विच ओपन है, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट अभी फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूं, यानी कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, करंट यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में से करंट फ्लो होगा, करंट निकलना शुरू होगा इस तरीके से, और ये इस वाली नेल से नाइक्रोम के इस एंड से इस एंड की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। और ये चीज हमने सीखी हुई है इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो यहां पर हमें केवल ये देखना है कि हीटिंग इफेक्ट होता कैसे है। जैसे जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल से। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर भाग रहे होंगे उनके बीच में होना शुरू हो जाएगा कॉलिजन।
और जहां पर कोलिजन होता है वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर आकर के स्ट्राइक करता है, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन पर आकर के क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो वहां से क्या होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगी, हीट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगी। जो बेसिक हीट वहां से जनरेट हो रही है वो डिसिपेट हो जाएगी ऑल ओवर द नाइक्रोम वायर। तो ये जो हीट का अमाउंट यहां से डिसिपेट होता है वही प्रोसीजर क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो ड्यू टू द कोलिजन हुई है। और कोलिजन किस वजह से हुआ था, क्योंकि इस नाइक्रोम के वायर के अंदर क्या हुई है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो यहां पर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर हम डालेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। या हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा, वहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी उतना ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सो वी कैन से दैट when an amount of electric current pass through any circuit, pass through any conductor, जब किसी भी कंडक्टर से हम क्या कर रहे हैं, करंट का अमाउंट पास कराएंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, when a certain amount of current passed through any conductor for a certain time the conductor becomes hot, कंडक्टर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। दिस इफेक्ट या फिनोमिना, दिस इफेक्ट और फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये बुकिश लैंग्वेज के बेसिस पे आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें डिपेंडेंसी ऑफ हीट की, कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस depends upon the three factors which are given as follows. Number one is amount of current passing through the wire, number two is resistance of the wire, and the last number three is the time which current is passed in the wire. तो कुल मिलाकर के तीन फैक्टर हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हीट प्रोड्यूस होने के लिए। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम पास कराएंगे, मान लीजिए मैंने एक बार में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया और एक बार में मैं 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराता हूं, तो उस केस में क्या होगा, जहां पे अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा है उस केस में हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिस केस में करंट का अमाउंट कम है तो वहां पर हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो ये यहां से एक फैक्टर निकल के आता है कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्क्वायर ऑफ द करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस। तो यहां से रिलेशन हमें मिल गया है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके छोड़ सकते हैं। सेकंड फैक्टर हम यहाँ देखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस के केस में फिर से वही चीज है, मान लीजिए मेरे पास एक 5 ओम का रेसिस्टर है और एक मेरे पास 20 ओम का रेसिस्टर है, तो अमाउंट ऑफ करंट किस में से ज्यादा प्रोड्यूस मैं करा सकता हूं, ये चीज हमें देखनी है। तो देखिए यहां से अगर मैं करंट को पास कराता हूं, 10 एम्पियर का करंट मैं पास कराता हूं, और दोनों ही केसेस में मैंने कहा है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट मुझे पास कराना है, तो वर्क डन कहां पर ज्यादा होगा, 5 एम्पियर के केस में करंट थोड़ा इजीली फ्लो कर पाएगा, लेकिन 20 एम्पियर के केस में करंट को थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाना पड़ेगा 20 एम्पियर के कंडक्टर में से, रेसिस्टर में से फ्लो होने के लिए। तो ये चीज हमने देखी कि करंट जो होता है उतना ही कम फ्लो कर पाता है जितना ज्यादा रेसिस्टर होता है। तो यहां से हमें सीधा सीधा मिल जाता है कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा रेसिस्टेंस वाले कंडक्टर में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहां पर करंट को फ्लो होने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर यहां से निकल गया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करके छोड़ सकते हैं। थर्ड फैक्टर हमारे पास आ जाता है टाइम टेकन या टाइम फॉर विच करंट इज पास थ्रू दी कंडक्टर या वायर। तो यहाँ पर जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, क्योंकि मान लीजिए मैं एक मशीन को 5 मिनट के लिए यूज करता हूँ और एक मशीन को 15 मिनट के लिए यूज करता हूँ, तो जितना ज्यादा टाइम के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर से हीट इवॉल्व होगी, और जितने कम टाइम के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं उतना ही कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वो कंज्यूम करेगा। तो यहां से हमें एक फैक्टर मिल गया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी कि टी। इक्वेशन नंबर हम इसको 3 कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ मिक्स कर दूं, तो मैंने क्या देखूंगा कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये जो आपको यहाँ रिलेशन दिखाई दे रहा है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब हम इन तीनों इक्वेशंस को मिक्स कर देते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसको डेवलप करने वाले, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फिजिक्स्ट कौन थे। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है, इस हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम कहां पर यूज करते हैं।
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो बेसिकली हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के अंदर यूज किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला एग्जांपल मैं लूंगा इलेक्ट्रिक हीटर, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रूम हीटर हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, या बल्ब भी हम इसमें लेंगे, बल्ब हो गया, या इलेक्ट्रिक लैंप हम बोल सकते हैं। जितने भी ऐसे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट का यूज किया जाता है, देखिए ये वो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं जिनके अंदर हीट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए या करंट फ्लो कराने के लिए एक एलिमेंट का यूज करते हैं। तो जिस जगह पर भी एलिमेंट का यूज होगा, यानी कि एक कॉइल ऑफ वायर का यूज होगा जिसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं, वो सारे एप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट को शो करने वाले होते हैं। तो जितने भी ये एप्लायंस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो सारे के सारे कॉइल ऑफ वायर को यूज करते हैं। इनके अंदर कॉइल ऑफ वायर को यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाते हैं जब इनके अंदर करंट फ्लो किया जाता है। और इन पे जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है इस बात पर कि इसके अंदर का मटेरियल क्या है, उस मटेरियल की लेंथ क्या है, उस मटेरियल की थिकनेस क्या है। मान लीजिए सपोज मैं नाइक्रोम के वायर की ही बात कर रहा हूं, तो नाइक्रोम के वायर का अमाउंट यानी कि मटेरियल, या मैं कह सकता हूं थिकनेस और लेंथ, जिस भी इक्विपमेंट में लेंथ ज्यादा यूज की जाएगी वहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिस भी एप्लायंस में लेंथ कम यूज होगी वहां पे हीट भी लेस प्रोड्यूस होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एज द लेंथ इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑल्सो इंक्रीजेस इन एनी इलेक्ट्रिक एप्लायंस। अगर मैं बात करता हूं थिकनेस की, तो अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस में नाइक्रोम के वायर की जो थिकनेस है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया। अगर एरिया ज्यादा हुआ तो हीट जो होगी वो कम प्रोड्यूस होगी, और अगर एरिया कम हुआ तो हीट जो होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पहले देख चुके हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इन सारे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बल्ब के लिए कि बल्ब किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट को यूज किया जाता है, किस बेसिस पर वो काम करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के साथ साथ हम इन सारे एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। साथ ही यहां पर एक इफेक्ट आता है दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बेस्ड होता है जूल हीटिंग इफेक्ट पर ही। बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिक होता क्या है इन दोनों के बीच में कि जब किसी भी कंडक्टर वायर में या फिर रेसिस्टर में से हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो वहां से जो अमाउंट ऑफ करंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। जो करंट का अमाउंट हमने इसमें पास कराया है आई, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, यानी कि एच में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कन्वर्ट होते टाइम कुछ अमाउंट ऑफ करंट यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां से डिसिपेट हो जाता है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट हो जाता है, जिस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और ये इफेक्ट का दूसरा नाम होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर एक बात याद रखने वाली होती है कि ये जो जूल हीटिंग इफेक्ट यहां काम कर रहा है या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो यहां काम कर रहा है, वहां से हमें थर्मल एनर्जी मिलती है। वहां से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि करंट जो फ्लो होने के बाद हीट प्रोड्यूस हुई है, उसको थर्मल एनर्जी बोला जाता है। और थर्मल एनर्जी सुटेबली हम इसे कई जगह यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह हम इसे यूज क्यों करते हैं, देखिए थर्मल एनर्जी जो होती है बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर यूज की जाती है। वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम डायरेक्टली किसी भी मशीन के थ्रू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को यूज कर सकें, तो उस केस में हम थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं, जो कि अपने आप में ही एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस कराती है, और इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, या इसका वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं कि वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर में। तो ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसीलिए बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि हम टेम्परेचर का कन्वर्जन पोटेंशियल में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज का यूज करके उसको एक टेम्परेचर डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, आपका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा, जहां पे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज इनटू टेम्परेचर और टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पॉसिबल हो। अगर थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस की हम बात करते हैं, तो वहां से एक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जनरेट होती है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जनरेट होगा। अगर कहीं पर वोल्टेज अप्लाई की गई है तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रखा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से सिलेबस में रखा गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का दूसरा नाम ही क्या है,
थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस है लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर बल्ब, उन सभी की हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। बल्ब यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशंस में पूछा भी जाता है। बल्ब की पूरी वर्क फंक्शन आपसे पूछी जाएगी स्ट्रक्चर के साथ। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।